जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत साहू स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारी हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं खिलजी वंश के सबसे महत्वाकांक्षी शासक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, आपने सही समझा, रणवीर सिंह के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में देखा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक हुआ और उसने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी और 1296 में उसकी मृत्यु हो जाती है उसी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी मात्र 6 वर्ष तक ही अपना कार्यकाल संभालता है। इसके बाद उसकी मृत्यु अलाउद्दीन द्वारा कर दी जाती है और इसके बाद खिलजी वंश का सबसे महत्वाकांक्षी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसका सामान्य परिचय देखते हैं हम पहले किस तरीके से इसका परिचय है। अलाउद्दीन खिलजी, इसका कार्यकाल 1296 से 1316, मात्र 20 सालों तक इसने शासनकाल संभाला। सामान्य जानकारी में 22 अक्टूबर 1296 को यह सुल्तान बनता है और इसका राज्याभिषेक बलबन का लाल महल दिल्ली में, हमने गुलाम वंश में पढ़ा बलबन के बारे में, उसी बलबन ने दिल्ली में लाल महल बनवाया था और उसी लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक 22 अक्टूबर 1296 को करवाया और इसका नाम अली तथा गुरसास, ये दोनों नाम अलाउद्दीन खिलजी के ही आते हैं, बताए जाते हैं। और इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। इसका ये मानना था, यह चाहता था कि सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, इसलिए इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। और क्वेश्चन भी बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत का सिकंदर किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी को, क्योंकि इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। इसके बाद शासन आर्थिक व सैनिक सुधार करता है ये, दैवीय राजत्व और निरंकुशवाद। आर्थिक व सैनिक सुधार का मतलब क्या है दोस्तों, ये तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी शासक कोई हुआ तो उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी अपना चारों तरफ विस्तार बढ़ाना चाहता था और विस्तार करने के लिए, हर जगह सत्ता स्थापित करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, सेना की आवश्यकता होती है। और सेना किस तरीके से बढ़ेगी, मजबूत कब होगी, जब उसके पास धन होगा। और धन के लिए उसने पहले आर्थिक व्यवस्था की, आर्थिक सुधार किए और फिर सैनिक सुधार किए। यह इसका शासन का आधार रहा। फिर दैवीय राजत्व, यह भी बलबन की तरह एक कठोर नियम इसने अपनाए, कठोर सिद्धांतों का इसने पालन किया और दैवीय राजत्व का सिद्धांत इसने पालन किया। और निरंकुशवाद, यह भी बलबन की तरह निरंकुश था, यह भी, इस पर भी किसी का अंकुश नहीं था और यह बिल्कुल निरंकुश था। यह भी बहुत कठोर सिद्धांतों को पालन करने वाला सुल्तान हुआ है। इसके बाद सैन्य सुधार, सैन्य सुधार में इसने क्या किया। अलाउद्दीन महत्वाकांक्षी शासक था और महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ इसने क्या किया, साम्राज्यवादी नीति अपनाई और उसके लिए सशक्त सैन्य बल। अब इसको यदि अपना राज्य विस्तार करना है, अपना राज्य विस्तार यदि इसे करना है, साम्राज्यवादी नीति का पालन यदि इसे करना है, तो उसके लिए सशक्त सैन्य बल की इसको आवश्यकता पड़ी। और जब इसको सशक्त सैन्य बल की आवश्यकता पड़ी, तब इसने किस तरीके से अपनी सेना को मजबूत किया, आइए वह भी हम देखते हैं। सशक्त सैन्य बल की स्थापना की इसने, उसके लिए इसने स्थायी सेना का बंदोबस्त किया। इसने स्थायी सेना का बंदोबस्त किया और नगद वेतन इसने देना स्टार्ट किया। इससे पहले के सुल्तानों के समय पर क्या होता था कि जो सेना होती थी उनको भूमि दी जाती थी, उनको वेतन नहीं दी जाती थी। और भूमि दी जाती थी, उसके बदले वह सेना का काम करते थे सुल्तान के यहाँ पर। लेकिन इसने सोचा कि यदि हम इसी प्रकार यदि भूमि सभी को दे देंगे तो हमारे पास टैक्स कहाँ से आएगा, हमारे पास कर कहाँ से आएगा। इसलिए उसने सभी से भूमि वापस लेकर के नगद वेतन देना शुरू किया। तो नगद वेतन देना किस शासक ने शुरू किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद इसने हुलिया और दाग प्रथा। अब ये हुलिया और दाग प्रथा क्या होती है ये भी समझ लीजिए। यदि किसी शासक को, सेना को नगद वेतन देना है
तो इसने देखा कि यार ऐसा ना हो कि हमने किसी सेना को, यदि किसी सपोज दैट किसी व्यक्ति को हमने सैलरी दे दी, अब पता चला 5 बार वो ही ले गया, तो उसके लिए कोई आईडी कार्ड या कुछ प्रूफ तो होना चाहिए। तो उसने हुलिया बनाया। हुलिया यानी आप आईडी कार्ड समझ लीजिएगा, इस तरीके से उसकी पहचान के लिए आइडेंटिटी कार्ड उसने उसका बनाया, जिसको हम हुलिया कह रहे हैं। और दाग प्रथा, ये अरबी घोड़े हुआ करते थे, यह अरब से आए हुए थे। तो अरबी जो घोड़े थे वह बहुत ही कुशल घोड़े माने जाते हैं, लेकिन उस समय भी भ्रष्टाचार हुआ करता था। तब अरबी घोड़े और लोकल घोड़े अदला बदली कर दिए जाते थे, उनकी पहचान नहीं की जा पाती थी। इसलिए यह भ्रष्टाचार ना हो, उससे रोकने के लिए इसने दाग प्रथा का शुरुआत की। तो यह घोड़ों को दाग दिया जाता था, उन पर एक सिंबल बना दिया जाता था, जिससे अरबी घोड़ों की पहचान रहती थी। तो उसने सेना को मजबूत करने के लिए हुलिया और दाग प्रथा स्टार्ट की। इसके बाद इसने दशमलव प्रणाली पर सैन्य बल का गठन किया। दशमलव प्रणाली कैसे? जैसे इसने सेना को 10, 100, 1000, 10,000 इस तरीके से समूह में रखना शुरू किया। दशमलव प्रणाली 10 सैनिकों का ग्रुप बनाया, 100 सैनिकों का ग्रुप बनाया, 1000 का बनाया और 10,000 का। इस तरीके से इसने दशमलव प्रणाली पर सैन्य बल की गठन इसने किया। इसके बाद कोतवाल का एक पद बनाया, जो कि संपूर्ण किले का रक्षक होता था। तो किला रक्षक जो होता था, किले की रक्षा करने वाला, उसे कोतवाल कहा जाता था। इसके बाद आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार के लिए इसने क्या क्या कानून बनाए, उसके लिए भी हम देखते हैं। अच्छा, आर्थिक सुधार में जो भी इसने कानून बनाए, उसकी संपूर्ण जानकारी तारीख ए फिरोज शाही नामक ग्रंथ में हमको मिलती है, जो कि जियाउद्दीन बरनी द्वारा लिखित यह ग्रंथ है। तो इस रचना में हमें तारीख ए फिरोज शाही में इसके द्वारा आर्थिक सुधार के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके बाद इसने क्या किया, अब आर्थिक सुधार करना है तो अधिक से अधिक राजकोष की प्राप्ति पर इसने जोर दिया। अब 2 मिनट हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। दोस्तों, ये नॉर्मल, यदि हम अपने ही तरीके से समझें, यदि इसकी जगह हो, यदि किसी शासक की जगह हो, तो हम किस प्रकार से राज्य में कर इकट्ठा करेंगे, राज्य का राजकोष किस तरीके से हम बढ़ाएंगे। उसका सबसे पहला तरीका तो यही है कि राज्य के अंदर किस तरीके से इनकम होगी, किस तरीके से राजकोष बढ़ेगा, उस पर हम जोर देंगे। तो वही अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इसने किया सबसे पहले इसने ये पूछा कि हमारे पास कर कितने तरह से आता है। तो एक निकल के आया कि किसानों द्वारा कर दिया जाता है, दूसरा कि जो लूटपाट करके जो लोग आते हैं उनसे भी हम कुछ परसेंट लेते हैं, और इसके बाद इसने भूमि की पैमाइश, टोटल जितना भी भूमि होता है, जितना भी लैंड रेवेन्यू आता है, उससे भी कुछ इनकम निकल के आती है, उससे भी कर लेते हैं। तो इसने दिमाग लगाया कि जो हम कर लेते हैं और जिस प्रकार हम किसानों से कर लेते हैं, किसान और सुल्तान के बीच में एक पद हुआ करता था पहले, जमींदार का। तो किसान देते थे पहले किसको, जमींदार को, और जमींदार फिर देता था किसको, सुल्तान को। तो इसने कहा कि जमींदार का क्या काम है भाई, बीच वाले का। तो उसने मध्य में काम करने वाला जो जमींदार होता था, उसके पद को इसने हटा दिया। और पहले 33% का लगान कर किसानों से लिया जाता था, लेकिन इसने जमींदार को हटा दिया और कर बढ़ा करके कर दिया 50%। और इसके बाद हम देखते हैं भूमि की पैमाइश पर लगान वसूली। तो इसने सबसे पहले भूमि की नपाई की। इसने देखा कि हमारे राज्य में कुल जमीन है कितनी। तो पहला तो उसने जो सैनिकों को भूमि दी जाती थी उनसे भी वापस ले ली, तो उस पर भी इसको टैक्स मिलने लगा। दूसरा, इसने टोटल भूमि को नापा, और नापने के लिए इसकी इकाई थी बिस्पा, या इसको हम मसाहत भी कहते हैं। तो ये बिस्पा, जैसे अभी बीघा या एकड़ होता है भूमि मापने की इकाई, तो इसने विस्पा या मसाहत इकाई चलाई, जो कि भूमि मापने की इकाई होती है। इसने विभाग बनाए, दीवान ए मुस्ताखराज, जो कि कर विभाग होता था, कर से संबंधित, टैक्स से संबंधित जितना भी लेखा जोखा हुआ करता था, उसका पूरा डाटा किसके पास कलेक्ट रहता था, दीवान ए मुस्ताखराज नामक एक डिपार्टमेंट बनाया, उसके पास यह पूरा डाटा सेव रहता था। एक और बनाया दीवान ए रियासत, जो कि आर्थिक, जो इनकम रिसोर्सेस के बारे में या इनकम के बारे में जितना भी कुछ डेटा कलेक्ट करता था, वह दीवान ए रियासत डिपार्टमेंट का यह टोटल काम था, आर्थिक बारे में पूरा जानकारी रखना।
तो इसने दो मुख्य रूप से विभाग बनाए, ये आपको याद रखना है। अब कर प्रणाली में भू राजस्व में, जिसको हम खराज भी कहते हैं, वही किसान वाला, किसान पहले जमींदार को देते थे और जमींदार देता था सुल्तान को। तो इसने क्या किया, जमींदार के पद को हटा दिया और 33 से बढ़ाकर 50% इसने यह कर दिया। इसको हम खराज कहते हैं। और मध्यस्थों की समाप्ति कर दी, यानी वही जमींदारों की इसने समाप्ति कर दिया है। खम्स यानी लूट, लूट यानी चाहे अन्य राज्यों को लूट करके जो लोग आते थे, यह पहले होता था कि जो लूट करके जो है धन लाते थे उससे 20% राज्य को मिलता था और 80% लूटने वाले का हो जाता था। लेकिन इसने यह सिस्टम बदल दिया। इसने कहा कि लूट करके जितना भी धन लाओगे उसमें से 80% राज्य का होगा और 20% लूटने वाले इंसान का होगा। तो इसने, और खम्स लूट के जो भाग होता था, लूट का जो धन होता था उसी को खम्स कहते हैं। तो उसने खम्स में 80% राज्य का भाग कर दिया। इसके बाद मिल्क व वक्फ, हम थोड़ा इन शब्दों को समझते हैं। मिल्क और वक्फ दोनों का ही मतलब होता है दान दी गई भूमि। मिल्क यानी होता है यदि किसी को इनाम में भूमि दी जाती है, पुरस्कार में या उपहार स्वरूप भूमि दान दे दी जाती है तो उसको मिल्क कहा जाता है। और यदि किसको धर्म हेतु, धर्म के नाम पर भूमि दान दी जाती है उसको वक्फ कहा जाता है। तो इसने क्या किया, जितने लोगों के पास मिल्क और वक्फ की जमीन थी इसने उन सबसे वापस ले ली और सबको खालसा भूमि घोषित कर दिया। खालसा भूमि यानी सरकारी भूमि घोषित इसने कर दिया। जितने लोगों के पास पहले से दान दी गई भूमि थी इसने सभी से वापस ले ली और उसको खालसा भूमि घोषित कर दी, यानी सरकारी भूमि घोषित कर दी। इसके बाद दोआब के कर मुक्त क्षेत्र में कर आरोपण। दोआब क्या होता है, जैसे दो नदियां गुजर रही हैं, दो नदियों के बीच में जो जमीन होती थी उसको दोआब कहा जाता था और ऐसी जगह पर टैक्स नहीं लिया जाता था और सुल्तानों के टाइम। लेकिन इसने दोआब वाली जमीन पर भी टैक्स घोषित कर दिया क्योंकि यह अपना राज्य विस्तार करना चाह रहा था और राज्य विस्तार करने के लिए इसको सेना की आवश्यकता थी। और सेना कब मजबूत होगी, कब बढ़ेगी, जब इसके पास आर्थिक या इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, जब इसके पास पैसा होगा, जब इसके पास धन होगा। और यह हर तरफ से धन को कलेक्ट करने के रास्ते देख रहा था, तो हर तरह से इसने धन को कलेक्ट करने के बारे में प्रयास इसने किया। तो इसने दोआब के कर क्षेत्र में भी इसने कर आरोपण कर दिया, यानी अब यहाँ से भी टैक्स इसको मिलने लगा। इसके बाद इसने दो मुख्य कर और बनाए, घरी कर और चरी कर। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि घरी कर और चरी कर किस शासक ने शुरुआत की इनकी, या किस शासक ने इनको शुरू किया। तो घरी कर यानी घर पर लगने वाला कर, घर पर लगने वाला कर घरी कर, और चारागाह पर लगने वाला कर चरी कर होता है। चारागाह जैसे पशुओं को चराया जाता है उस पर चरी कर और घर पे घरी कर। तो उसने दो अदर ये टैक्स स्टार्ट किए। तो इसके बाद दोस्तों ये अलाउद्दीन के बारे में हमने यहाँ पे समझने का प्रयास किया, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी बाजार व्यवस्था और उसने क्या क्या महत्वपूर्ण सैन्य अभियान किए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं। तब तक दोस्तों ये पार्ट 1 बनाया है, इसके बाद आप इंतजार कीजिएगा और इसको देखिए और प्लीज़ आप कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और जल्द ही मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी का पार्ट 2 लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।